हाय हाय एवरीवन, इट्स डॉक्टर रीता शर्मा। मैं आपके सामने लाई हूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर का फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ कॉमन बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये 15 डिजीज़ हैं जो कि हम बैक्टीरियल डिजीज़ को अपने वीडियोस में कवर करेंगे। आज के पहले वीडियो में हम कुछ डिजीज़ लेंगे बैक्टीरियल डिजीज़, और नेक्स्ट वीडियो में बाकी बची बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि ये एक फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स है, मैं इसको बहुत ज़्यादा एलाबोरेट नहीं करूँगी। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये कौन कौन सी डिजीज़ हैं इसको पढ़ लेते हैं। तो हमारी जो डिजीज़ हैं वो है ब्यूबोनिक प्लेग, कॉलेरा, डिप्थेरिया, लेप्रोसी, पर्ट्यूसिस, निमोनिया, स्कारलेट फीवर, टिटनस, टीबी, टाइफाइड, कॉन्क्रॉइड, गोनोरोया, बोटुलिज्म, एंथ्रैक्स और डायरिया और डिसेंट्री। अब ये डिजीज़ को हमको इनके नाम भी याद करने हैं। इनके नाम को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। ठीक है, ये ट्रिक है, इस साइड पर ट्रिक है और ये डिजीज़ के नाम है। ट्रिक बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। हमें इस ट्रिक को याद करने में कोई कठिनाई नहीं होनी। यहाँ एक लड़की है जो कि अपने डियर हस्बैंड को बुला रही है और बोल रही है, तो क्या बोल रही है, वो कहती है कि पहले उसको बड़े प्यार से बुलाती है, डियर चलो हम पार्टी करते हैं न्यूजीलैंड में, स्विट्ज़रलैंड में, टोक्यो में, और टोक्यो से हम एक टीवी खरीदेंगे और फिर मूव करेंगे चाइना की तरफ, गोवा की तरफ, ब्राज़ील, अमेरिका और दिल्ली। ठीक है, तो ट्रिक बहुत सिंपल है। क्या है ट्रिक? बेबी कॉल डियर, लेट्स हैव अ पार्टी इन न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, टोक्यो एंड बाय अ टीवी, देन विल मूव टू चाइना, गोवा, ब्राज़ील, अमेरिका एंड दिल्ली। बहुत इजी ट्रिक है। बेबी मतलब ब्यूबोनिक प्लेग, कॉल्ड मतलब कॉलेरा, डियर मतलब डिप्थेरिया, लेट्स का मतलब है लेप्रोसी से, पार्टी का पर्ट्यूसिस से, न्यूजीलैंड न्यूमोनिया, स्विट्ज़रलैंड स्कारलेट फीवर, और टोक्यो टिटनस, और टीबी के लिए है, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। देन की स्पेलिंग टी से स्टार्ट होती है, तो देन मतलब टाइफाइड, सी फॉर चाइना, सी फॉर कॉन्क्रॉइड, गोवा गोनोरोया, ब्राज़ील बॉटुलिज्म, एंड अमेरिका एंथ्रैक्स, और दिल्ली डायरिया और डिसेंट्री। ठीक है, इन 15 डिजीज़ को हम पढ़ने जाएंगे अपने इस लेक्चर में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहली डिजीज़ ब्यूबोनिक प्लेग के साथ। तो हम रेडी हैं अपनी पहली डिजीज़ ब्यूबोनिक प्लेग यानी बेबी। ठीक है, इसको ब्लैक डिजीज़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक डिजीज़। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि यहाँ डिस्कस की जा रही हैं। ब्यूबोनिक प्लेग, जिसको प्लेग आपने सुना होगा, चूहों से हो जाता है। ठीक है, ये वही है, ये ब्यूबोनिक प्लेग। और इसका ब्यूबो नाम क्यों पड़ा है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और इसको ब्लैक डिजीज़ क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये मेनली जो है रोडेंट्स और रैट्स की डिजीज़ है, यानी ये चूहों से या जो और भी रोडेंट्स होते हैं उन सब से ये बीमारी होती है। और इसका कॉजेटिव एजेंट है यर्सीनिया पेस्टिस। जो कॉजेटिव एजेंट यानी इसका जो पैथोजन है वो है यर्सीनिया पेस्टिस। ये पास्चुरेला पेस्टिस इसका पुराना नाम है। और ये एक रॉड शेप्ड नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है। ठीक है, कैसा बैक्टीरिया है? रॉड शेप नॉन मेटाइल बैक्टीरिया है। इसका ट्रांसमिशन जो है वो रैट फ्ली के काटने से होता है। ये रैट फ्ली में ये बैक्टीरिया पाया जाता है, जो ब्लड सकिंग पैरासाइट हैं, जो रैट पर उसका खून चूसती हैं। रैट का रैट फ्ली नाम है उनका साइंटिफिक नेम है जेनोप्सिस च्योप्सिस। साइंटिफिक नेम है उनका जेनोप्सिस च्योप्सिस। तो ये रैट का खून चूसती हैं, रैट फ्ली नाम है, साइंटिफिक नेम जेनोप्सिस च्योप्सिस है। तो ये रैट से रैट में ट्रांसफ़र तो होता है, ये कॉमन है, लेकिन एक्सीडेंटली इससे मैन इफेक्ट हो जाता है। कभी कभार क्या होता है कि ये इन्फेक्टेड रैट को बाइट की हुई कोई रेड फ्लाई अगर किसी मैन को काट ले उसको, तो ये जो प्लेग है वो उनमें फैल जाता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो इसके सिम्टम्स है फीवर होगा,
बहुत फीवर आ जाएगा, एक्सट्रीम वीकनेस हो जाएगी। भाई फीवर आएगा बहुत तेज़ से तो वीकनेस हो जाएगी। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है कि ये जो ब्यूबो और लंप एरियाज़ होते हैं, आर्मपिट एरियाज़ और ग्रोइन एरियाज़ जहाँ पर होते हैं, वहाँ पर जो इन लिम्फ नोड है उसका एनलार्जमेंट हो जाता है। आर्मपिट एरियाज़ में लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से गांठें बन जाती हैं। वो दर्द भरी गांठें जो बनती हैं उनको ब्यूबो कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूबो कहते हैं उन्हीं को, लंप को। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है ब्यूबोनिक प्लेग। ठीक है, तो ये लिम्फ नोड्स की गांठें बन जाती है क्योंकि ये बैक्टीरिया कैसे ट्रेवल करता है? लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू ट्रेवल करता है बॉडी में, इसलिए वहाँ जाकर आर्मपिट एरियाज में और ग्रोइन एरियाज में लिम्फ की नोड्स बन जाते हैं, लंप बन जाते हैं, जिनको ब्यूबो कहा जाता है। इसलिए इस डिजीज़ का नाम है ब्यूबोनिक प्लेग। इसमें इस बुखार आने के साथ, वीकनेस होने के साथ और ये इस तरीके के लंप बनने के साथ साथ स्किन पर रेड पैचेस भी हो जाते हैं, जो कि बाद में काले पड़ जाते हैं, इसलिए इसको ब्लैक डिजीज़ भी कहा जाता है। जो रेड पैचेस हैं वो बाद में काले पड़ जाते हैं, इसलिए ब्लैक डिजीज़ भी कहा जाता है। इससे आदमी की मृत्यु तक हो जाती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? मतलब ये डिजीज़ पैथोजन का बॉडी में एंट्री होने के लेकर जो फर्स्ट सिम्टम आने का समय है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, हमने पढ़ा था। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 5 दिन। बस 2 से 5 दिन के अंदर ये सब कुछ हो जाता है। और ये एक एपिडेमिक डिजीज़ है। एपिडेमिक डिजीज़ है यानी अगर तो ये फैल गई तो पूरे के पूरी एरिया में रहने वाले लोगों को ये इफेक्ट कर देगी और एक साथ बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाएगी। अपने ये एक बार यहाँ पर इंडिया में ये ब्यूबोनिक प्लेग हो चुका है। प्रिवेंशन क्या है भाई, क्या करा जाए इस तरीके की बीमारी के लिए? तो इसके लिए प्रिवेंशन है, देखो प्रोफाइलेक्सिस भी इसके लिए अवेलेबल है। प्रोफाइलेक्सिस मतलब प्रिवेंशन बिफोर इन्फेक्शन। तो क्या है? वैक्सीनेशन भी अवेलेबल। सबसे अच्छी चीज़ है कि इसके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है, वैक्सीन अवेलेबल है, आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं। इसके अलावा क्या करें? चूहों को मार दिया जाए, चूहे रैट प्रूफ घर बनाए जाएं, शिप्स बनाए जाएं। और रैट फ्ली, अगर कोई सस्पेक्टेड एरिया है और वहाँ पर बहुत रैट फ्ली दिखाई दे रही हैं तो उन रैट फ्लीज को उस एरिया से उनमें मार देना चाहिए। इसके डायग्नोसिस कैसे होगी कि हम कोई व्यक्ति इस रोग से पीड़ित हो गया है? तो उसके लिए है बेसन स्टेन टेस्ट। एक बेसन स्टेन टेस्ट है। स्टेन कलर से रिलेटेड होता है और ब्लैक डिजीज़ भी कलर का वो दे रही है, तो हमें नाम याद करना बहुत इजी है। ये बेसन स्टेन टेस्ट है इसके लिए, जो कि इसको ब्यूबोनिक प्लेग के डायग्नोसिस के लिए कराया जाएगा। नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है हमारी कॉलेरा। कौन सी? कॉलेरा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कॉलेरा को इसको हिंदी में बोलते हैं कॉलेरा को हैजा। क्या बोलते हैं इसको? हैजा। तो ये एक एक्यूट डायरियल डिजीज़, इसमें डायरिया, दस्त की कंडीशन होती है। एक्यूट बहुत मतलब जल्दी, बहुत ज़्यादा वाले दस्तों की स्थिति क्रिएट होती है। इसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो है विब्रियो कॉलेरी। ये नाम याद रखना होगा हमको। इसका क्या है? विब्रियो कॉलेरी, जो कि एक कॉमा शेप्ड मोटाइल बैक्टीरिया है, इंटेस्टाइन में लिप कर रहता है। इतना सब कुछ हम भूल भी जाएं चलेगा, लेकिन नाम याद रखना जरूरी है। कॉलेरा का जो कॉजेटिव एजेंट है उसका वो है विब्रियो कॉलेरी। ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है? बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू इसका ट्रांसमिशन होता है। और सिम्टम्स की बात करें तो भाई जैसे बताया, तो इसमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसके सिम्टम में वो ये है कि इसमें जो दस्त लगते हैं वो चावल के पानी की तरह सफ़ेद दस्त होते हैं। लूज मोशंस जो लगते हैं इसमें वो वाइट राइस वाटरी, चावल के पानी के जैसे और सफ़ेद कलर के लूज मोशंस होते हैं। चूँकि ये बहुत रिकरेंटली बार बार फ्रिक्वेंटली होंगे तो भाई मिनरल लॉस तो हो ही जाएगा।
मिनरल लॉस होता है, डिहाइड्रेशन हो ही जाएगा। अब जब इतने बार लूज मोशंस होंगे तो वीकनेस आना स्वाभाविक है, रिपीटेड वॉमिटिंग होंगी, फीवर एट्सेट्रा इसके सिम्टम्स में आता है। इंक्यूबेशन पीरियड है इसका 2 से 3 डेज, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर ये बीमारी पता हमें लग जाएगा। मतलब इंक्यूबेशन पीरियड है इसका। प्रिवेंशन कैसे किया जाए, तो इसके प्रिवेंशन के लिए चूँकि हमने देखा कि ये कैसे होता है बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, तो इसका प्रिवेंशन भी कैसे किया जाए। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है तो हम पानी को उबाल कर पिएं। जो भी खाना हम बना रहे हैं उसको पकाने से पहले बहुत अच्छे से वॉश करें, ठीक है, और बहुत अच्छे से पकाएं, कच्चा नहीं छोड़ें, ठीक है। प्रॉपर सैनिटेशन व्यवस्था हो, पानी जिससे रुके नहीं, जिससे कि इस प्रकार की जो बैक्टीरिया हैं वो ग्रो ना कर पाएँ, वो, और हाथों को प्रॉपरली धोएं, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें। और सबसे अच्छी चीज़ इसके लिए भी है कि इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, वैक्सीनेशन कराया जा सकता है। डायग्नोसिस इसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल और वॉमिट। अगर कैसे डायग्नोज करेंगे, तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होगा स्टूल का और वॉमिट्स का। ट्रीटमेंट सबसे पहले अगर ये हो जाए तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ORS का घोल देना है, ठीक है। ORS का घोल पिलाना है जिससे कि तुरंत रिलीफ मिल जाए, तुरंत रिलीफ की कंडीशन क्रिएट हो जाए। तो इसके लिए ORS का घोल पिलाया जाएगा। ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्या नाम है इसका? ORS का ओरल रिहाइड्रेशन। देखिए भाई, राइटिंग तो यहाँ अच्छी नहीं आ सकती है। सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ORS का घोल दिया जाए, सेलाइन ड्रिप्स चढ़वा दी जाए तुरंत, जिससे कि जो भी मिनरल्स का और वाटर का लॉस्ट हुआ है वो दोबारा से उसको सही प्रॉपर रीस्टोर किया जा सके। और इसके अलावा एंटीबायोटिक्स भी दी जाएंगी, ठीक है। तो हमने ब्यूबोनिक प्लेग को पढ़ लिया है और कॉलेरा को पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी डिप्थेरिया। डिप्थेरिया नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी, जो कि मेनली 1 से 5 साल के बच्चों को अफेक्ट करती है, ठीक है। ये भी एक एपिडेमिक डिजीज़ है। अगर तो हो गई तो बहुत ही जल्दी सभी बच्चों में और आसपास फैल जाएगी। इसका क्या होता है कि इसमें जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है नोज़ की, थ्रोट की, टॉन्सिल, जो सेमी सॉलिड मटेरियल है वो ऊज आउट होता है, जिसकी वजह से सूडो मेम्ब्रेन बन जाती है। सूडो मेम्ब्रेन और टफ मेम्ब्रेन बन जाती है जो ग्लॉटिस के वो चारों तरफ, जिसकी वजह से एयर पैसेज है उसकी ब्लॉकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से सफोगेशन क्रिएट होता है। और इस सफोगेशन की वजह से बच्चे की मतलब पेशेंट की मौत हो जाती है। तो इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? इसका कॉजेटिव एजेंट है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी इसका कॉजेटिव एजेंट है। ये एक रॉड शेप नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है। ये याद नहीं रहेगा तो चलेगा, ये इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, हमें सिर्फ इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसका कॉजेटिव एजेंट का नाम क्या है। फिर इसकी बात करते हैं ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन इसका एयर ड्रॉपलेट से होता है, इसीलिए ये एक एपिडेमिक डिजीज़ है। बहुत फटाफट सभी आसपास के बच्चों में हो जाएगी। एयर ड्रॉपलेट स्नीजिंग करेंगे तो उनसे जो एयर ड्रॉपलेट निकलेंगे उसकी वजह से ये सभी बच्चों में ट्रांसमिशन हो सकता है। सिम्टम्स इसके हैं फीवर आएगा, गले में दर्द होगा, कफ होगा और सांस लेने में परेशानी होगी। इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी 2 से 5 दिन का है। प्रिवेंशन क्या किया जा सकता है इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। DPT जो बच्चों को लगवाई जाती है आजकल, तो बहुत मतलब कर ही दिया गया है हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव में। ये इस DPT के टीकों को लगवाना इम्पोर्टेंट कर दिया गया बच्चों को। तो ये DPT है जो एक ट्रिपल वैक्सीन है जो कि 3 डिजीज़ेस को करती है।
डिप्थेरिया को, पर्ट्यूसिस को, टेटनस को। जब मैं आपको पर्ट्यूसिस और टेटनस बताऊंगी तब भी यही डीपीटी वैक्सीन की बात होगी। ठीक है, ये एक एंटी डिप्थेरियल, इसके अलावा एक एंटी डिप्थेरियल सीरम भी है जो कि 24 घंटे के लिए के पहले में हमें दे देना चाहिए। जब भी सिम्टम्स आएँ, जब भी सिम्टम्स दिखाई दें उसके 24 घंटे के अंदर हमें एंटी डिप्थेरियल सीरम दे देना चाहिए, जिससे भी प्रिवेंशन किया जा सकता है। इससे सफोकेशन और इसके बढ़ने को रोका जा सकता है, जिससे कि मौत ना हो। इसके डायग्नोसिस है शिक टेस्ट। डिप्थेरिया का डायग्नोसिस किससे होगा? शिक टेस्ट। ठीक है, ओके, एक सेकेंड। डिप्थेरिया का डायग्नोसिस शिक टेस्ट है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़ की तरफ, जो है लेप्रोसी। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, जिसको हैंसन्स डिजीज़ भी कहा जाता है। क्यों भाई हैंसन्स नाम क्यों? क्योंकि जो हैंसन साइंटिस्ट हुए थे उनका इसमें बहुत इसकी स्टडी में योगदान है, तो इसलिए इसको हैंसन्स डिजीज़ भी कहा जाता है। लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, ये कंटेजियस डिजीज़ है। मैंने आपको बताया था कि कॉन्टेजियस जो कम्युनिकेबल डिजीज़ थी वो दो प्रकार की बताई थी, एक कॉन्टेजियस, एक नॉन कॉन्टेजियस। तो कॉन्टेजियस जो थी वो कैसी डिजीज़ थी? जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होने वाली डिजीज़ में या तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है या स्किन टच से और इससे भी होने वाली, डायरेक्ट टच से होने वाली बीमारी। तो ये कॉन्टेजियस डिजीज़ है। ठीक है, इसका कॉजेटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्या है भाई? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, इसके अलावा इसमें होता क्या है, ये स्किन को इफ़ेक्ट करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन और पेरिफेरल नर्व्स जो हैं उनको अफेक्ट करता है ये बैक्टीरिया। और इसका ट्रांसमिशन जो है वो प्रोलॉन्ग्ड कांटेक्ट में अगर कोई रहता है, प्रोलॉन्ग कांटेक्ट में अगर प्रोलॉन्ग कांटेक्ट में रहते हैं अगर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के, जो कि जिसको कि लेप्रोसी हो रखी है, तो कांटेक्ट में उसके डिस्चार्ज फ्रॉम, उसके नोज़ से जो डिस्चार्ज हो रहा है, उसके माउथ से जो डिस्चार्ज हो रहा है, या स्किन लेसन से जो डिस्चार्ज हो रहा है, उसके प्रोलॉन्ग कांटेक्ट में अगर कोई रहता है तो उससे ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो जाती है। सिम्टम्स क्या है भाई? इसके सिम्टम्स हैं हाइपोपिगमेंटेड स्किन पेचेस। स्किन पेच, इस पे जो स्किन पे हैं वो पेचेस हो जाते हैं हाइपोपिगमेंटेड, वाइट कलर के, जो कहते हैं ना सफ़ेद दाग से, मतलब लाइट कलर के। हाइपोपिगमेंटेड जो हमारी स्किन का कलर है उससे लाइट कलर के स्किन पेचेस हो जाते हैं। जो नर्व्स हैं उनकी थिकनिंग हो जाती है नर्व्स की। और जो पेचेस एरिया है ना, पेचेस एरिया, उसमें टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है। यानी आप छुएंगे उसको, उसको चुभाएंगे उसमें कुछ, तो उसमें फील ही नहीं होगा, क्योंकि नर्व्स की थिकनिंग हो गई वहाँ पर। तो टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है अफेक्टेड एरिया में। इसके अलावा रैशेज़ हो जाते हैं। फिर रैशेस के बाद इसमें पस्ट्यूल्स पड़ जाते हैं, पस पड़ जाता है, नोड्यूल्स, पस पड़ जाता है। उसके बाद अल्सर्स हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि ये जो डिजिट्स हैं यानी उंगलियां हैं वो उनकी डिफॉर्मिटी हो जाती है। बहुत ही ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें कि इस डिज़ीज़ की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि कोई भी इससे ना इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। कारण क्या? क्योंकि कोई भी इसके कॉन्टेजियस डिजीज़ है, कांटेक्ट में नहीं रहना चाहता है। तो ऐसे लोग जिनको इस प्रकार की बीमारी हो जाती है उनको एक जगह, किसी जगह पे इकट्ठा करके रहने दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, और उनकी कोई देखभाल प्रॉपर नहीं हो पाती है। दूर से ही उनको लोग खाना पीना दे देते हैं, बट लेकिन इसका ट्रीटमेंट नहीं के लिए कोई आगे नहीं आता है। तो ये एक बड़ी ही ख़तरनाक बीमारी है जो कि लोगों में हो जाती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 5 साल। अभी तक हमने जितनी बीमारी पढ़ी, ब्यूबोनिक प्लेग पढ़ा हमने, इसके अलावा हमने कॉलेरा पढ़ा और डिप्थेरिया पढ़ा, उनके इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 दिन और ऐसे ही थे। तो लेकिन ये है जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 साल है।
यानी अगर आज आप किसी ऐसे व्यक्ति के कुष्ठ रोगी के किसी के संपर्क में आए जिसके डिस्चार्जेस से आप कांटेक्ट में रहे, प्रोलॉन्ग कांटेक्ट रहा जिसके डिस्चार्जेस के साथ, तो 2 से 5 साल बाद आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 से 5 साल है। डायग्नोसिस इसकी लैप्रोमिन स्किन टेस्ट, एक लैप्रोमिन स्किन टेस्ट होता है जिसके थ्रू डायग्नोसिस हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या होगा भाई, इसके लिए ट्रीटमेंट है डैप्सोन। डैप्सोन जो एक DDS डाई एमिनो डाईफिनाइल सल्फोनेल मल्टी ड्रग थेरेपी है जो कि इसको जो इन पेशेंट्स को दी जाती है। डैप्सोन जिसका नाम है, मल्टी ड्रग थेरेपी है। ये एक डाई एमिनो डाईफिनाइल सल्फोनेल एक मल्टी ड्रग है जो कि इन पेशेंट्स को दी जाती है। नेक्स्ट है हमारी पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस वूपिंग कफ। पर्ट्यूसिस जो है वो है वूपिंग कफ। वूपिंग कफ और पर्ट्यूसिस, इसका हिंदी में नाम है काली खांसी। ठीक है, आपने नाम सुना होगा। पहले लोग बात करते थे काली खांसी है तो काली खांसी हो गई, ये वही है पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस काली खांसी, इसका कॉजेटिव एजेंट है बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस। बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस इसका कॉजेटिव एजेंट है जो हमें नाम याद रखना पड़ेगा। पर्ट्यूसिस से है बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस। ये जो बच्चे हैं उनको अफेक्ट करती है और वो सेम भाई ये एक डेडली डिजीज़ है, बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, इससे मौत होती है मोस्टली बच्चों की। इसमें भी वही है, सफोकेशन होता है, वही सेम जो कि हमने वहाँ पर पढ़ा था, जो कि अभी हमने डिप्थेरिया में पढ़ा था कि उसमें भी जो एरिया है जो आपका उस जिसमें रेस्पिरेटरी एरिया है, एयर पैसेज है, उसकी ब्लॉकिंग हो जाती है जिसकी वजह से जो म्यूकस मेम्ब्रेन को इफेक्ट करते हैं तो वहाँ पर एक सेमी सॉलिड मटेरियल ऊज आउट होता है जिसकी वजह से एक टफ मेम्ब्रेन, सेमी सॉलिड टफ मेम्ब्रेन बन जाती है जो कि एयर पैसेज की ओपनिंग को ब्लॉक कर देती है जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सफोकेशन होता है और बच्चों की मृत्यु होती है। सेम वही ये भी इसमें भी होता है। ट्रांसमिशन इसका भी एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू है। सिम्टम्स हैं इसके फीवर, सीवियर कफ विथ शार्प वूफ। अच्छा, इसमें जो आवाज़ आएगी क्या, चीखने जैसी आवाज़ आती है, कब आती? जब खांसता है ना बच्चा, तो इसकी पहचान क्या है कि इस अस्थमा में जो आवाज़ आती है वो सांस छोड़ते वक्त आती है। इसमें सांस लेते वक्त इंस्पिरेशन के समय पर एक इंटेंस चीखने टाइप सांस ये आवाज़ आएगी। इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 15 दिन का है इसका, 10 से 15 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। और प्रिवेंशन वही मैंने आपको बताया था कि जब मैं बात करूँगी पर्ट्यूसिस की और टेटनस की तो ये DPT ट्रिपल वैक्सीन जो है वही इसमें भी दी जाती है। ओके, अब हम नेक्स्ट अपनी बात करते हैं निमोनिया। ठीक है, बच्चों में होने बहुत ही कॉमन, और आजकल तो जब कोविड का समय चल रहा है तो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स जो फर्स्ट कोविड की लहर आई थी तो उसमें निमोनिया से पीड़ित हो रहे थे। तो ये निमोनिया क्या है? निमोनिया एक्चुअली वैसे तो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है बट इस केस में जब कोविड का आया तब भी लोगों को जब डिफरेंट अपॉर्चुनिटिस्टिक डिजीज़ ने इसमें उस समय पेशेंट को लोगों को इफ़ेक्ट किया तो उसमें न्यूमोनिया एक अपॉर्चुनिटिक डिजीज़ थी जो सबसे ज़्यादा लोगों में पाई गई। तो ये निमोनिया वैसे एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसका पैथोजन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या डिप्लोकोकस निमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये इसके पैथोजन है और ये क्या करता है, ये अफेक्ट करता है लंग्स को, लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये हम यहाँ पर जो मैं लिख रही हूँ ना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी एल्वियोलाई, ब्रोंक्यूल्स को इफेक्ट करता है और जो एल्वियोलाई और ब्रोंक्यूल्स हैं उसमें एक फ्लूइड
फिर भर जाता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन करने में यानी जो श्वसन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, सीवियर प्रॉब्लम होती है। इसका ट्रांसमिशन एयर ड्रॉपलेट्स, जो कि इन्फेक्टेड पर्सन के एयर ड्रॉपलेट्स की वजह से इसका ट्रांसमिशन होता है, और इसके अलावा अगर उनके यूटेंसिल्स को, उनके ग्लासेस को अगर दूसरा कोई शेयर करता है तो उससे भी ये इन्फेक्शन फैल जाता है। सिम्टम्स हैं इसके, इसमें फीवर होगा, चिल ठंड लगेगी, कफ होगा, वीकनेस होगी, हेडेक और डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। ये सब सीवियर केसेस में, मतलब ये तो एक जनरल सिम्टम्स हैं कि फीवर होगा, ठंड लगेगी, खांसी होगी, वीकनेस, हेडेक और सांस लेने में परेशानी होगी। लेकिन सीवियर केसेस में क्या होता है, जब ये टाइम से ट्रीटमेंट ना चालू हो पाए तो जो लिप्स हैं और इसकी फिंगर नेल्स हैं, फिंगर की जो नेल्स हैं और जो लिप्स हैं वो नीले पड़ने चालू हो जाते हैं, ग्रे से ब्लू कलर के हो जाते हैं, जिसको साइनोसिस कहते हैं, सायानोसिस कहते हैं इसको सीवियर केस में। तो इसमें बाद में नीले पड़ने चालू हो जाते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 दिन का है, टोटल 1 से 3 दिन के अंदर इसके लक्षण दिखाई देते हैं। प्रिवेंशन इसका न्यूमोकोकल HIV वैक्सीन है, एक HIV वैक्सीन जो कि इसके लिए दी जा सकती है, ट्रीटमेंट के रूप में एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। ठीक है, तो हमने निमोनिया को कवर कर लिया। अब हमारी इसमें है नेक्स्ट डिजीज़ स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर, ठीक है। इसके बाद हम और बाकी डिजीज़ को बाद में देखेंगे, पहले ये इसमें ये इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है, ठीक है। स्कारलेट फीवर इम्पॉर्टेंट डिजीज। कॉजेटिव एजेंट इसका स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजीनस, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजीनस। देखिए आपको नाम तो याद रखने पड़ेंगे, इसके लिए तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो आपको याद करना पड़ेगा बस हमें, लेकिन याद इतने ही पॉइंट्स करने हैं। इसमें क्या होता है, जो अपर रेस्पिरेटरी, अभी मैंने बताया था निमोनिया में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इफेक्ट होता है, लेकिन स्कारलेट फीवर में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो अफेक्ट होता है, फेरिंग्स वगैरह इफेक्ट होते हैं। ट्रांसमिशन इसका भी एयर ड्रॉपलेट के थ्रू है। इसमें भी सिम्टम में वही है, फीवर है, कफ है, गूज पिंपल्स और रैशेस ऑन स्किन, जो कि ये जो स्किन पर रैशेस और पिंपल्स निकल आ जाते हैं, जिसकी वजह से, जो कि इनमें टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं ये जो रैशेस हैं। और इसका डायग्नोसिस है वो डिक टेस्ट, इसके लिए जो डायग्नोसिस है वो है डिक टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ हम स्कारलेट फीवर तक कवर कर चुके हैं। इसके बाद हमारी लास्ट इस वीडियो के अंदर के ये लास्ट डिजीज़ है जो कि हम करेंगे नेक्स्ट। बाकी बची हुई डिजीज़ेस, बैक्टीरियल डिजीज़ेस, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं टिटनेस और लॉक जॉ डिजीज़। टेटनस का नाम तो आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे। टिटनस को लॉक जॉ डिजीज़ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, लॉक जॉ डिजीज़ क्यों कहा जाता है इसमें। इसका कॉजेटिव एजेंट है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, इसका कॉजेटिव एजेंट है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, जो एक एनारोबिक बैक्टीरिया है जो कि रस्टेड ऑब्जेक्ट्स वगैरह पर रहता है, ठीक है, और भी मिट्टी वगैरह में भी रहता है। इसका ट्रांसमिशन जो है वो ओपन वुंड से होता है, कि जो भी ओपन वुंड है, मतलब चोट लग गई, आपका घाव बन गया या जल गया आप, या इम्प्रॉपरली स्टरलाइज कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया है, तो उसकी वजह से ये ट्रांसमिशन इसका हो जाता है। तो ये एक बैक्टीरिया एक न्यूरोटॉक्सिन रिलीज़ करता है जिसका नाम है टिटेनोस्पास्मिन। ये क्या करता है, ये टॉक्सिन ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अटैक करता है, और इससे स्केलेटल और वॉलंटरी मसल्स जो हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं,
और उनके अफेक्ट होने से जो मसल्स के अटैक, स्केलेटल और वॉलंटरी मसल्स हमारे मुंह के इधर भी हैं, स्केलेटल तो मसल्स यहीं हैं, वॉलंटरी मसल्स यहीं पे हैं। तो जो वॉलंटरी मसल्स जो यहाँ पर हैं उसकी वजह से हमारा जो जॉ है, ये एकदम से ऐसा हो जाता है कि मूवमेंट इसका बंद हो जाता है, मूवमेंट बंद, खुला का खुला रह जाएगा, इतना ज़्यादा स्टिफ हो जाएगा, खुला रह जाएगा, नेक भी स्टिफ हो जाएगी और जॉज में लॉक लग जाएगा, खुले रह जाएंगे, आप उनको बंद नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि स्केलेटल और वॉलंटरी मसल्स अफेक्ट हुई हैं। तो इसकी वजह से इसको लॉक जॉ डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो सिम्टम्स क्या होते हैं, इरिटेबिलिटी, बहुत ज़्यादा इरिटेशन, और ये होगा रेस्टलेसनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस, कुछ भी नींद नहीं आना, मतलब अजीब व गरीब स्थिति में आदमी हो जाता है। और इसके अलावा चूंकि जॉ पूरा का पूरा जॉ खुला का खुला रह गया, आप उसे चला नहीं सकते, जैसी स्थिति हो गई, तो क्या होगा, चबाने में दिक्कत होगी, निगलने में दिक्कत होगी, स्टिफ नेक है, घुमाने में दिक्कत होगी नेक को। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसके सिम्टम्स में। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 3 वीक्स का है। 3 वीक्स में इसमें लक्षण नज़र आ जाते हैं आपके। तो अच्छा, ये जो बैक्टीरिया है वो हॉर्स की इंटेस्टाइन में रहता है, उसको कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब ये हॉर्स वगैरह, तो अब ये हम तक कैसे पहुंचाता है, अभी क्यों कहते हैं कि मिट्टी से भी लग जाए, घाव लग जाए, रोड पर एक्सीडेंट हो जाए, तब भी हमें टिटनस का टीका लगवाना चाहिए। क्यों? कारण यही, टिटनस का एंटी सीरम लेना चाहिए, क्योंकि टिटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। कारण यही है क्योंकि जब ये हॉर्स के इंटेस्टाइन में रहता है तो उसके फीकल मैटर्स के थ्रू इस रोड्स पर, मिट्टी में ये पहुंच जाता है और ये बहुत समय तक वहाँ पे आराम से मिट्टी में पड़ा रहता है। और जब कभी हम एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, तो हम कट हुआ, एक्सीडेंट होने की वजह से कट लग गया, तो कट लगने में वो मिट्टी लग जाएगी, तो उस मिट्टी वगैरह की वजह से वो बैक्टीरिया हमारे कट के थ्रू हमारी बॉडी में पहुंच जाएगा। तो इसलिए इसका कहते हैं कि तुरंत से तुरंत टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। तो अब इसका मतलब बिफोर कट क्या करना चाहिए, कट ना के पहले हमें क्या प्रिवेंशंस करने चाहिए, क्या माध्यम अपनाने चाहिए जिससे कि हमें, तो हमने बताया था कि वैक्सीन्स हैं, तो डीपीटी वैक्सीन है जो मैंने बात की थी अभी आपको, वही वैक्सीन इसमें भी लगवानी चाहिए। ठीक है, ये एक एक्टिव इम्यूनिटी वैक्सीन है। ठीक, इसके बाद अगर तो कट लग गया, अब कट तो लग ही जाता है भाई, मान लीजिए वैक्सीन नहीं लगवाई थी और कट लग गया है, तो अगर कट लग गया है तो हमें क्या करना चाहिए, तो कट लग गया है तो एक एंटी टिटनस सीरम है जो कि तुरंत लगवाना चाहिए। डॉक्टर्स वगैरह अक्सर जब भी कभी कोई ऑपरेशंस वगैरह करते हैं, चूँकि बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से डील करते हैं हर साल में कई बार, तो वो क्या करते हैं कि वो एक एंटी टिटनस सीरम का, ये एटीएस जिसको बोलते हैं, एटीएस का ये 1 साल के लिए काम करता है, तो इसको लगवा लेते हैं, हर साल ये लोग लगवा लेते हैं। ठीक है, अब हम इसमें यहीं तक कवर कर रहे हैं, और इसके बाद जो बाकी के डिजीज़ेज़ हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ हमारी, अभी मैंने आपको बताया कि हम 15 पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हमने जो कवर कर लिए हैं वो आज के बाद बची हुई जो हमारी ट्यूबरक्लोसिस है, बाकी और भी हैं, टाइफाइड है, बॉटुलिज्म है, एंथ्रेक्स है, डिसेंट्री है, ये सारी हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अपने कमेंट्स दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और उसमें क्या और ऐड करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।